नमस्कार। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव। भारत में कृषि क्षेत्र में 1966-67 में व्यापक बदलाव हुए जिसको हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। इससे जो प्रमुख नाम एसोसिएटेड हैं वो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे और अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में काम किया जा रहा था। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख हैं, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से मतलब होता है देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर अधिक स्तर पर आ गई, जो एक उपलब्धि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमज़ोर नीतियां थी, जिसके बारे में हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि किस प्रकार औपनिवेशिक नीतियों के कारण हमारी जो कृषि थी उस पे भयंकर आघात पहुंचा था। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम NPK उर्वरकों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो वर्तमान की जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों को भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं 1950 से 60 में सिंचित क्षेत्र के विस्तार और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। फिर हरित क्रांति के बाद वर्ष 1960 के मध्य की स्थिति और दयनीय हो गई थी, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में या HYV हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता था। तो ये प्रश्न आता है, कई बार आप HYV सीड्स के बारे में पढ़ते हो, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड HYV सीड होता है उच्च उत्पादकता किस्म का बीज। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP का नाम दिया गया। यह प्रयोग सफल रहा और वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च उत्पादकता किस्म के बीज के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक और कीटनाशक की
आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया और उर्वरकों पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में HY20 का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया और गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का और बाजरा आदि के फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीक और संस्थागत परिवर्तन और उत्पादन में हुए सुधार के रूप में देखा जा सकता है। कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार क्या हुए? कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। नवीन कृषि के परिणाम स्वरूप 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम होता था, जो 2008-9 में बढ़कर 128.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार 1960-61 में देश में रासायनिक खादों की कुल खपत 2.92 लाख टन थी, जो बढ़कर 2008-9 में 249.09 लाख टन हो गई। फिर उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई। देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा और बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गई। अभी तक अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम गेहूं, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया है, परंतु गेहूं में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। 2008-9 में 1 लाख क्विंटल प्रजनक बीज और 9.69 लाख क्विंटल आधार बीजों का उत्पादन हुआ और 190 लाख प्रमाणित बीज वितरित किए गए। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। नई विकास नीति के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया है। 1951 में देश की कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2008-9 में 1073 लाख हेक्टेयर हो गई। देश में वर्ष 1951 में कुल सिंचित क्षेत्र 210 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2008-9 में 673 लाख हेक्टेयर हो गया। नवीन कृषि विकास विधि के अंतर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत खरपतवार और कीटों का नाश करने के लिए दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है तथा टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबंध के अंतर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल कृमि नियंत्रण कानून लागू किया गया है। बहुफसली कार्यक्रम भी हरित क्रांति के अंतर्गत चालू किया गया। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित भूमि के 71% भाग पर यह कार्यक्रम लागू है। नई कृषि विकास विधि और हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बुलडोजर और डीजल एवं बिजली के पंप सेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार कृषि में पशुओं और मानव शक्ति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सरकारी नीति के अंतर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरणों व मशीन की पूर्ति और उपज प्रसंस्करण और भंडारण को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए यह निगम किराया क्रय पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य मशीनरी को वितरित करता है।
हरित क्रांति की प्रगति मुख्यतः अधिक उपज देने वाली किस्मों और उत्तम सुधरे हुए बीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई और 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज परियोजना भी प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कई बीज निगम बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ नेफेड एक शीर्ष विपणन संगठन है जो प्रबंधन, विपणन और कृषि संबंधी चुनिंदा वस्तुओं का आयात निर्यात का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि वित्त के कार्य हेतु की गई है। कृषि के लिए खाद्य निगम और उर्वरक साख गारंटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि भी स्थापित किए गए हैं। मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति का पता लगाकर कृषकों को तदनुरूप रासायनिक खादों और उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना है। वर्तमान समय में इन सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष 7 लाख नमूनों का परीक्षण किया जाता है। कुछ चलती फिरती प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं जो गांव-गांव जाकर मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को सलाह देती हैं। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकने और उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेजी से लागू है। हरित क्रांति अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश के फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूं, बाजरा, धान, मक्का और ज्वार के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया। 1951-52 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो बढ़कर 2008-09 में 23.38 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2008-09 में 1893 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ उच्चावचन भी हुआ है, जो बुरे मौसम के कारण रहा, जो यह सिद्ध करता है कि देश में कृषि उत्पादन अभी भी मौसम पर निर्भर करता है। कृषि के परंपरागत स्वरूप में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप परिवर्तन हुआ और खेती व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लगी है, जबकि पहले केवल पेट भरने के लिए की जाती थी। देश में गन्ना, कपास, पटसन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और कपास का उत्पादन 1960-61 में 5.6 मिलियन गांठ था, जो बढ़कर 2008-09 में 27 मिलियन गांठ हो गया। इसी तरह तिलहनों का उत्पादन भी बढ़ा है। पटसन, गन्ना, आलू, मूंगफली आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में देश में बागबानी फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई और मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है, जिससे कृषकों के पास बचतों की उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसको देश के विकास के काम में लाया जा सका है। अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों में मजबूती आई है। नवीन प्रौद्योगिकी तथा कृषि के आधुनिकीकरण में कृषि और उद्योग के परस्पर संबंध को मजबूत बना दिया है। पारंपरिक रूप में यद्यपि कृषि और उद्योग का अग्रगामी संबंध पहले से ही प्रगाढ़ था, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योगों को अनेक आगत उपलब्ध कराए जाते थे, परंतु इन दोनों में प्रतिगामी संबंध बहुत कमजोर था, क्योंकि उद्योग निर्मित वस्तुओं का कृषि में बहुत ही कम उपयोग होता था। परंतु कृषि के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अब कृषि में उद्योग निर्मित आगतों जैसे कृषि यंत्र, रासायनिक उर्वरकों आदि की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिससे कृषि का प्रतिगामी संबंध भी सुदृढ़ हुआ। इस प्रकार कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों में बहुत अधिक मजबूती आई। इस तरह हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कृषि आगतों और उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है और इसके फलस्वरूप कृषक, सरकार और जनता में यह विश्वास जागृत हो गया कि भारतीय कृषि पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि निर्यात भी कर सकता है।
हरित क्रांति के अगर हम कमियां और समस्याओं की बात करें तो देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के आयात में कमी आई और कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया। फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियां परिलक्षित होती हैं। जैसे हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रहा, जैसे गेहूं, ज्वार और बाजरा। अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत कम प्रभावित हुआ। व्यापारिक फसलें भी इससे अप्रभावित ही हैं। पूंजीवादी कृषि को इससे बढ़ावा मिला। अधिक उपजाऊ किस्म के बीज एक पूंजी गहन कार्यक्रम है जिसमें उर्वरकों, सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि आगतों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर है। इस तरह हरित क्रांति के लाभ उन्हीं किसानों को हो रहा है जिनके पास निजी पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, नलकूप और अन्य कृषि यंत्र हैं। यह सुविधा देश के बड़े किसानों को ही उपलब्ध है। सामान्य किसान इन सुविधाओं से वंचित है। संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया। नई विकास विधि में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता की सर्वथा अवहेलना की गई। संस्थागत परिवर्तनों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक भूधारण की व्यवस्था है। इसकी सहायता से ही तकनीकी परिवर्तन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देश में भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नहीं रहे हैं तथा लाखों कृषकों को आज भी भूधारण की निश्चितता प्रदान नहीं की जा सकी है। श्रम विस्थापन की समस्या हरित क्रांति के अंतर्गत प्रयुक्त कृषि यंत्रीकरण के फलस्वरूप पैदा हुई है। ग्रामीण जनसंख्या का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने का यह भी कारण है। आय की असमानता में वृद्धि हुई है। कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर VKRV राव के अनुसार यह बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रांति जिसने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी है उससे ग्रामीण आय में असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े हैं। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे सिंचाई व्यवस्था, कृषि साख, आर्थिक जोत और सस्ते आगतों आदि के अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। हरित क्रांति की सफलता के लिए जो हम सुझाव दे सकते हैं वो ये हैं कि संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना चाहिए। हरित क्रांति की सफलता के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। बटाईदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाया जाना चाहिए। कृषि सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए। चकबंदी को प्रभावी बनाकर जोतों के विभाजन पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए। कृषि वित्त की सुविधाएं बढ़ाना चाहिए और इन सुविधाओं को बढ़ाते समय छोटे किसानों को रियायती दर पर साख की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे आवश्यक उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कृषि उपकरण खरीद सकें। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर और ग्राम उद्योगों का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सकें। इस संदर्भ में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि के विकास के लिए आवश्यक बिजली, परिवहन सहित अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, तभी हरित क्रांति अन्य फसलों तथा क्षेत्रों तक फैल सकेगी। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसका विस्तार अन्य फसलों की खेती तक किया जाना चाहिए। चावल के साथ दालें, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि व्यापारिक फसलों के संबंध में उत्पादन वृद्धि संतोषजनक नहीं रही है, अतः इन फसलों को भी हरित क्रांति के प्रभाव में शामिल किया जाना चाहिए। हरित क्रांति के संबंध में आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे हैं, भारत में हरित क्रांति की मूल्यांकन कीजिए। हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति क्यों कहा जाता है और हरित क्रांति की मूल अवधारणा, इसके अर्थ, विशेषताएं, प्रगति और मूल्यांकन के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए।
हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति के पूरे लाभ उठाने के लिए भविष्य में किन बातों पर अधिक बल दिया जाना उचित होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ। भारत में हरित क्रांति के मुख्य लक्षण क्या हैं। हरित क्रांति कहाँ तक हरी है। और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो आप और भी दूसरे पुस्तकों से हरित क्रांति के संबंध में पढ़कर अपना नोट्स बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।